नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। अब ये अपने आप में एक अनहोनी बात है। इससे पहले इस तरह की स्थिति कभी नहीं आई, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये कोई अनहोनी बात नहीं है। इससे पहले पिछले ही महीने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले से जो समारोह हुआ, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया, जो परंपरा चली आ रही है 1947 से, उस समारोह में भी राहुल गांधी शामिल नहीं हुए थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव चल रहे थे। जब उनकी पार्टी और उनके नेतृत्व की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी तो वो मलेशिया घूम रहे थे और लौट कर आए। जिस दिन मतदान था उससे एक दिन पहले रात में लौट कर आए। ये उनका निजी मामला है कि वो कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। लेकिन इन दो घटनाओं से, इससे पहले बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन इन दो घटनाओं से, क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व की घटना, एक हमारी आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई घटना है, हमारी स्वतंत्रता की वर्षगांठ का मामला है, और दूसरा एक संवैधानिक पद पर किसी व्यक्ति के चयन के बाद उसके शपथ ग्रहण का मामला है। एक संविधान से जुड़ा है, एक स्वतंत्रता से जुड़ा है। वैसे देखें तो दोनों संविधान से जुड़े हुए। जेब में संविधान लेकर घूमने वाले राहुल गांधी के मन में संविधान के प्रति कितना आदर है, ये इसी से पता चलता है। लेकिन ये तो जो है लक्षण है, सामने दिखाई दे रहे हैं। आपको भी मालूम है, खबर पढ़ी होगी, टीवी पे देखा होगा। कारण क्या है? कोई भी परिघटना होती है तो उसका कोई न कोई संदर्भ होता है। आखिर राहुल गांधी या गांधी परिवार इस तरह का व्यवहार क्यों करता है? आज़ादी के बाद जो हुआ उसकी भी बात करूंगा। आज़ादी के पहले से इस परिवार को विशिष्ट परिवार का दर्जा देने की कोशिश लगातार होती रही और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई महात्मा गांधी ने। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर नेहरू को तरजीह दी और सरदार पटेल पर तो बहुत ही ज़्यादा दी। 2 बार ऐसा हुआ कि सरदार पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन किया, लेकिन नेहरू जी के पक्ष में उनको मैदान में उतारने के लिए गांधी जी ने उनसे नॉमिनेशन वापस करवा दिया। और 1946 में जब अंतरिम प्रधानमंत्री चुना जाना था, जो कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाता वही देश का अंतरिम प्रधानमंत्री और पहला प्रधानमंत्री बनता। उस समय गांधी जी ने क्या किया, इसके बारे में कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। तो जनतांत्रिक व्यवस्थाओं को धता बताकर किस तरह से जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया और सरदार पटेल को उस पद से वंचित किया गया, इसका पूरा जिम्मा महात्मा गांधी पर जाता है। नेहरू को कांग्रेस के लोगों ने, अध्यक्ष पद के लिए कह रहा हूँ, कांग्रेस के डेलीगेट्स ने, एआईसीसी के डेलीगेट्स ने नहीं चुना, प्रांतीय समितियों ने नहीं चुना, वो गांधी जी द्वारा नियुक्त किए गए और एक तरह से जबरन वर्किंग कमेटी बैठक में आए। एक पत्र लिखवाया आचार्य कृपलानी से, मैं प्रधानमंत्री की दौड़ से बाहर हो रहा हूँ, और सरदार पटेल से कहा दस्तखत कीजिए। सरदार पटेल ने कर दिया और नेहरू के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। तो ये कहानी तो पहले भी सुना चुका हूँ, आपको मालूम भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। राहुल गांधी की बात कर रहे थे हम लोग। 1946 से 1977 31 साल होते हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी का राज रहा, इस परिवार का राज रहा। बीच में 2 साल करीब लाल बहादुर शास्त्री रहे अध्यक्ष, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ही राज रहा, इस परिवार का रुतबा बना रहा। फिर उसके बाद 80 से 89 तक परिवार का राज रहा। पहले 80 से 84 दिसंबर तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहीं, उसके बाद दिसंबर 1989 तक जो है राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद वीपी सिंह की सरकार बनी, चंद्रशेखर की सरकार बनी, और फिर 91 में पीवी नरसिम्हा राव यानी कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना। उसके बाद 2 साल और गुजरे जब देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। फिर 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। फिर 2004 से 2014 तक
कहने को तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो सरकार सोनिया गांधी चला रही थी। आज प्रोटोकॉल की बहुत बात होती है, उस समय प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल में पीछे कर दिए जाते थे। जब भी कोई विदेशी मेहमान आता था, सोनिया गांधी को आगे कर दिया जाता था। यहाँ तक कि सरकार और पार्टी के कार्यक्रमों में भी यही होता। तो इस परिवार का दबदबा जो है 1946 से 2014 यानी लगभग 68 साल, 68 ईयर्स परिवार का दबदबा रहा। परिवार की हैसियत विशिष्ट परिवार की रही। इस बीच सिर्फ 2 सरकारें ऐसी आईं, एक मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार और दूसरी वीपी सिंह की सरकार। मोरारजी की सरकार लगभग 2.5 साल चली और वीपी सिंह की सरकार करीब 11 महीने या 1 साल मान लीजिए चली। ये दोनों सरकारें ऐसी थीं जो कांग्रेस की ही नहीं, इस परिवार के विरोध में भी थी। उसके बाद हालांकि 1998 से 2004 तक भाजपा की सरकार रही, गठबंधन की सरकार रही एनडीए की, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। वो सरकार कांग्रेस के विरोध में तो थी, इस परिवार के विरोध में न थी। अगर इस परिवार के विरोध में होती वो सरकार, तो इस परिवार का एक सदस्य शायद अब भी अमेरिका की जेल में होता। तो इससे समझ लीजिए कि इस परिवार का रुतबा क्या था। ये परिवार अपने को सामान्य लोगों से ऊपर मानने लगा था। और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी, तो उन्हीं की परिवार की एक सदस्य ने एक किताब लिखी है जिसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है कि किस तरह से प्लान किया गया। हिस्टोरियंस को बुलाया गया, राइटर्स को बुलाया गया, इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया गया कि नेहरू परिवार की विशेषता को स्थापित करना है। नेहरू की जीवनी लिखवाई गई, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की जीवनियाँ लिखवाई गई, उन पर किताब लिखवाई गई। उसके अलावा उन पर डॉक्यूमेंट्री बनी। तो पार्टी को नहीं, परिवार को स्थापित करना है, ये सिलसिला चला। आज राहुल गांधी 55 या 56 साल के हैं। वो जब से पैदा हुए इन 2 सरकारों को, मैं कह रहा हूँ मोरारजी देसाई की सरकार और वीपी सिंह की सरकार को छोड़कर, उन्होंने ये देखा है कि उनके परिवार का क्या रुतबा रहा है। और इन 2 सरकारों में भी मेरा मानना है कि मोरारजी देसाई की सरकार के समय ये परिवार सचमुच संकट में आया था, उसके बाद से नहीं। तो राहुल गांधी ने अपने परिवार की ये हैसियत देखी है, उससे उनके मन में धारणा बनी हुई है और वो अपने आचरण से साबित करते हैं कि इस देश का कानून उनके परिवार के लिए नहीं बना है, उनके लिए नहीं बना है। इस देश में जो जनतांत्रिक परंपराएं हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, उसको फॉलो करने का, उस पर चलने की जिम्मेदारी उन पर नहीं है। वो जो कहेंगे उसको कानून माना जाना चाहिए, वो जो परंपरा बनाएंगे उसको फॉलो किया जाना चाहिए। ये उनके दिमाग में है जो उनसे ये सब करवाता है। तो कुल मिलाकर 56 साल तक जिस परिवार का ऐसा दबदबा रहा हो, उस परिवार का सदस्य आखिर किस तरह का आचरण करेगा। तो राहुल गांधी मानते हैं कि वो भारत के चक्रवर्ती सम्राट हैं। उनसे सवाल पूछने का, उनके किसी आचरण, किसी फैसले पर, उनके किसी बयान पर सवाल उठाने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं है। किसी नेता को नहीं है, किसी पार्टी को नहीं है, किसी सरकार को नहीं है, कानून के किसी संस्था को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। और चुनाव आयोग के बारे में तो उनकी क्या राय है आपको पता ही है। जितनी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके मुताबिक उन सभी संस्थाओं को उनके अनुसार, उनके परिवार के अनुसार चलना चाहिए। अगर वो नहीं चलती हैं तो इसका मतलब वो बिक चुकी हैं। उनको और उनके परिवार को जो परेशानी हो रही है वो 2014 से। हालांकि इस सरकार ने परिवार के खिलाफ अभी तक कुछ किया नहीं है, लेकिन इस परिवार का जो आभा मंडल था उसको ध्वस्त कर दिया कि हमें कौन हाथ लगा सकता है, तो कोर्ट में पेश होना पड़ा। हमारे खिलाफ कौन कुछ कर सकता है, तो भ्रष्टाचार और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब आरोपों में जमानत लेनी पड़ी। जगह जगह अलग अलग मामलों में मुकदमे हुए और उसके लिए अदालत में पेश होना पड़ रहा है। ये स्थिति इस परिवार की कभी नहीं हुई थी। ये बात राहुल गांधी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उनका ये जो गुस्सा, आक्रोश आपको दिखता है, उनका ये जो विद्रोह आपको दिखता है, वो इस कारण है। उन्होंने तो वो दिन देखे हैं कि कैबिनेट से सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव जो है कैबिनेट का, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़कर फेंक देते हैं और कोई माई का लाल उनसे सवाल नहीं पूछता कि आपने ऐसा क्यों किया।
जिस व्यक्ति ने इस तरह की शक्ति, जिस व्यक्ति ने इस तरह की ताकत एंजॉय की हो, उसके लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल है कि उसको सामान्य व्यक्ति की तरह, संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, लेकिन नेहरू गांधी परिवार का मानना है कि हमको विशिष्ट अधिकार मिला हुआ है। ये संविधान, ये कानून आम लोगों के लिए बना है, इस परिवार के लिए नहीं। तो इस देश का एक इकोसिस्टम, हिस्टोरियंस हैं उसमें, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पत्रकार हैं, डिप्लोमेट्स हैं, इन लोगों ने ये अवधारणा बनाई, ये परिवार भारत का प्रथम परिवार है। लिखा जाता है, बाकायदा कहा जाता है फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया। बाद में थोड़ा सुधार किया गया, कहा गया कि फर्स्ट फैमिली ऑफ कांग्रेस। यानी कांग्रेस के इतिहास में इस परिवार के अलावा किसी का कोई योगदान, किसी का अवदान कुछ है ही नहीं। ये बात राहुल गांधी के मन में बचपन से बैठी हुई है। वो पैदा हुए तब से उन्होंने हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी देखी है, उसी में चलने के आदी हैं। इसलिए जब एसपीजी का कवर हटाया गया तो उन लोगों को बिल्कुल अविश्वसनीय लगा कि किसी सरकार की ये हिम्मत हो सकती है कि इस परिवार से एसपीजी की सिक्योरिटी हटा ले, जबकि एसपीजी की सिक्योरिटी बनी थी केवल प्रधानमंत्री के लिए। राजीव गांधी की हत्या के बाद उनके परिवार को दी गई। उसके बाद जो नियम बना कि प्रधानमंत्री के रिटायर होने के 1 साल तक उनको एसपीजी प्रोटेक्शन मिलेगा, उसके बाद जो है सामान्य जो थ्रेट परसेप्शन है उसके अनुसार सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन इस परिवार के साथ मतलब बाकायदा एसपीजी के कानून में संशोधन किया गया कि इस परिवार को एसपीजी का प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। दुनिया में किसी देश में इस तरह का कानून किसी एक परिवार के लिए कभी नहीं बना, चाहे जितना महत्वपूर्ण परिवार रहा हो। तो राहुल गांधी ने वो दिन देखे हैं कि उनके परिवार को एसपीजी की सुरक्षा देने के लिए एसपीजी के कानून में संशोधन कर दिया जाता है, और ये सरकार आई और उसने एसपीजी का कवर हटा लिया। तो ये गुस्सा धीरे धीरे सुलग रहा है कि हमारी विशिष्टता खत्म की जा रही है, हमको आम नागरिकों के बराबर लाया जा रहा है। और उनका मानना है कि हम तो आम नागरिक है नहीं, तो हम आम नागरिक की तरह व्यवहार क्यों करें। कानून हमारे लिए नहीं बना है, परंपराएं हमारे लिए नहीं बनी हैं। जो हमसे कमतर लोग हैं वो कानून का पालन करें, वो परंपराओं का पालन करें, हमसे ये अपेक्षा मत करें। हम प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, संसद के अंदर, संसद के बाहर, लेकिन हमारे ऊपर कोई उंगली न उठाए, हमारे ऊपर कोई सवाल न उठाए। मतलब उनकी नज़र में इस देश के राष्ट्रपति की कोई हैसियत नहीं है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट की हैसियत नहीं है, इस देश के चुनाव आयोग की कोई हैसियत नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं है, और इस देश की संसद की कोई हैसियत नहीं है। ये राहुल गांधी ये बोल सकते हैं कि जिस दिन संसद में बोलूँगा भूकंप आ जाएगा। भाई संसद में भाषण होते हैं, बहस होती है, चर्चा होती है, वहाँ भूकंप लाने का कोई प्रयोग नहीं होता है। हालांकि कई बार बोल चुके, उसके बाद घंटों बोल चुके, भूकंप क्या कहें, कोई जो है अपनी जगह से हिला भी नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने ये जो काम किया है, इससे पहले जो कर रहे थे तब तक उनके पास नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं था। ये एक वैधानिक पद है, संवैधानिक नहीं, याद रखिए। नेता प्रतिपक्ष का भी जो है वो एक इतिहास है। जवाहरलाल नेहरू को बहुत बड़ा डेमोक्रेट माना जाता है इस देश में, ऐसी उनकी छवि बनाई गई है। उनके 17 साल तक प्रधानमंत्री रहते हुए नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट दर्जा नहीं मिला था। हालांकि कोई किसी की संख्या किसी पार्टी की इतनी हुई नहीं कि नेता प्रतिपक्ष बन सके। पहली बार नेता प्रतिपक्ष बना जब कांग्रेस का डिवीज़न हुआ 1969 में, और उसके बाद दूसरी बार 1977 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, तब मोरारजी देसाई की सरकार ने ये व्यवस्था की कि नेता प्रतिपक्ष का पद लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके नेता को मिलेगा और उसको कैबिनेट का दर्जा मिलेगा। तो आप जोड़िए 1947 से 1977, 30 साल बाद भारत में नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट का दर्जा मिला, और वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार न बनी होती तो शायद अब भी न होता। जिन लोगों ने ये किया वही लोग 2014 में सवाल उठा रहे थे नरेंद्र मोदी से कि क्या हुआ कि कांग्रेस के पास उतनी संख्या नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलना चाहिए।
और अगर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार नहीं दे रही है तो ये जनतंत्र के विरोध में है। ये जनतंत्र की भावना संविधान की भावना के खिलाफ है। उससे पहले तक ये बात कभी नहीं कही गई। तो राहुल गांधी के मन में ये जो विशिष्टता का भाव है वो जा नहीं रहा है। 11 साल से उनको इस देश की जनता बता रही है लगातार कि हम आपको और आपके परिवार को विशिष्ट नहीं मानते। और समझ में ना आए तो अमेठी में चुनाव हरा का भी संदेश दिया। इन 11 सालों में एक बार भी 100 के आंकड़े तक लोकसभा में नहीं पहुंचने दिया। लेकिन ये विशिष्टता का भाव जाता ही नहीं है। ये एंटाइटलमेंट का जो भाव है, ये मानकर चलता है ये परिवार कि हमारा जन्म ही हुआ है इस देश पर राज करने के लिए, कोई और कैसे सत्ता में आ सकता है। और एक गरीब परिवार का, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए देश का और 11 साल से प्रधानमंत्री रहे। मुझे लगता है ये बात राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके परिवार को रात में सोने नहीं देता होगा कि ये कैसे हो गया। अब उस तरह का विशिष्टता का व्यवहार उनको मिलता नहीं। जब विदेशी मेहमान आते थे और प्रधानमंत्री से ज़्यादा अहमियत सोनिया गांधी को मिलती थी। प्रधानमंत्री पीछे हो जाते थे, सोनिया गांधी आगे होती थी। वो सब खत्म हो गया। कोई ऐसा विदेशी मेहमान नहीं आया, चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष हो, शासनाध्यक्ष हो, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी सोनिया गांधी से मिलने न जाता हो। और जाहिर है कि ये सब व्यवस्था सरकारें ही करती हैं। और जब सरकार बन गई कांग्रेस की 2004 में, तो उसके बाद से तो ये होना ही था, कौन रोकता। उसके बाद से तो ये परिवार आज भी, वो जो कहावत है कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई, तो इस परिवार की ऐंठन नहीं जा रही है और वो जल्दी में जाने वाली भी नहीं है। क्योंकि ये उनके डीएनए में रच बस गया है कि हम विशिष्ट हैं, हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन हम विशिष्ट नागरिक हैं। हम आम लोगों के बराबर नहीं हैं, आम लोगों के बराबर हमको नहीं खड़ा किया जा सकता। ये बातें आप सोचेंगे, ज़रा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी का ऐसा व्यवहार क्यों है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।